हेलो लॉ स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजस्थान लॉ अकेडमी। आज के लॉ ऑफ टॉर्ट में अपना टॉपिक है मीनिंग, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉर्ट लॉ, माने अपगत्य विधि का अर्थ, विकास और विकास प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन दो चीजें पढ़ेंगे, इट्स मीनिंग एंड इट्स इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ द टॉर्ट। टॉर्ट क्या है? मान लो मेरे साथ कोई रॉन्ग कमिट होता है दूसरे इंडिविजुअल द्वारा, तो मैं उससे कंपनसेशन लूंगा। अब वो कंपनसेशन देता है तो ठीक, नहीं तो मैं कोर्ट से इन्फोर्स कराऊंगा। ऐसे ही क्रिमिनल लॉ में जैसे पनिशमेंट में फोकस किया जाता है, पर जो टॉर्ट है उसमें कंपनसेशन पे फोकस किया जाता है। क्योंकि मान लो किसी का एक गाय ठुक गई किसी के साथ, तो उसको जेल के पीछे डाल के क्या करेंगे, क्राइम के पनिशमेंट देके क्या करेंगे, अपन उससे कंपनसेशन लेंगे ना, भाई तू मेरी गाड़ी ठीक करा। तो द लॉ ऑफ टॉर्ट इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ वेयर डील्स विथ सिविल रॉन्ग्स, actions that cause harm or loss to individuals as comparison to whole kind of civil disputes. Unlike criminal law which focuses on punishment, tort law aims to provide remedies, typically in the form of compensation to those affected. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इफ someone negligence lead to an accident, tort law can help the injured party seek compensation for their losses. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, छोटी सी अपील थी गाइस, सब्सक्राइब कर देना प्लीज। अब अपन बात करते हैं इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट इन टॉर्ट लॉ की। इवोल्यूशन क्या होता है? जब अपनी धरती बनी तो सोसाइटी क्रिएट हुई, सोसाइटी में लोग आए, तो लोगों की स्मूथ फंक्शनिंग हो डेली रूटीन में, लोग अब आराम से काम कर सके, कोई भी रॉन्ग कमिट ना हो, कोई भी उनके साथ गलत काम ना हो। जो भी अगर गलत काम होता है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस या प्रोसीजर हो जिससे कि उनको पनिशमेंट मिल सके या कंपनसेशन मिल सके। तो लॉ बना था। तो लॉ एशियन बिगनिंग से लेकर अब तक कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, क्या चेंजेस आए, क्या क्या नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई, क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सब अपन इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। और डेवलपमेंट में पढ़ेंगे अपन कि अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनको कैसे डील करेंगे। तो इवोल्यूशन में एशियन बिगिनिंग्स पढ़ते हैं पहले। इन मेसोपोटामिया में ये सबसे पहले आया था। अर्लीस्ट लॉ कोड लेज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड नेग्लिजेंस। ठीक है, फिर ग्रीस में 8th सेंचुरी बीसी में एथियन लॉ था, उसने रिकॉग्नाइज किया था असॉल्ट, बैटरी, प्रॉपर्टी डैमेज, जो कि फोकस करते थे कंपनसेशन टू इंजर्ड पार्टी की ओर। फिर रोमन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 7th सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक रहा। उसमें लेक्स एक्युलिया एक टर्म आया था जो कि डील करता था नेग्लिजेंस इन एनिमल इंजरीज से, और 12 टेबल्स जो कि डील करता था ट्रेसपास एंड डिफेमेशन से। अब अपन आगे बात करते हैं मिडिवल एरा की। मिडिवल एरा में कॉमन लॉ आया था जो कि इंग्लैंड में होता है। अपनी इंडिया भी उसको बहुत हद तक फॉलो करती है, और अब थोड़ा सा लॉ चेंज हो रहे हैं, पर उसको अभी भी बहुत हद तक इंडिया भी अडॉप्ट करती है। तो जो इंग्लिश लॉ था वो रिट्स पे रिलाई करता था, जो कि स्पेसिफिक रेमिडीज प्रोवाइड कराता है रॉन्ग्स की, लाइक ट्रांसपास एंड न्यूसेंस एंड डिसाइड। फिर धीरे धीरे नेग्लिजेंस भी इमर्ज हुआ इसमें। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल यूरोप की। वो भी रोमन लॉ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वो फोकस करता था कोडिफाइड प्रिंसिपल्स ऑफ फॉल्ट एंड इंटेंशन, और उसमें भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जैसी चीज डेवलप हुई थी। अब अपन बात करते हैं मॉडर्न एरा की, जो अभी चल रहा है। 18-19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जिससे कि न्यू रिस्क एंड लायबिलिटीज अराइज हुई थी। तो लैंडमार्क केसेस लाइक राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर
उसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा हजार्डस एक्टिविटीज ये इस्टेब्लिश हुआ था। और नेग्लिजेंस लॉ था वो इवॉल्व हो गया था नेग्लिजेंस पर से एंड द रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड्स। अब 20-21 सेंचुरी में टॉर्ट लॉ और बदलता गया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रोडक्ट लाइबिलिटी तक आ गई, नेग्लिजेंस कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एंड कंपेरेटिव फॉल्ट डॉक्ट्राइन तक आ गया। अब जैसे पब्लिक इंटरेस्ट टॉर्ट है लाइक एनवायरमेंटल हार्म और प्राइवेसी वॉल्यूशन वो एड्रेस होने लगे, वो इवॉल्व होने लग गए। तो ये था अपना एवोल्यूशन कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट्स में दो केसेस है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर एंड डोनिंग वर्सेस स्टीवेंसन। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या हुआ था, फ्लेचर कोल माइन का ओनर था और रायलैंड एक मिल का ओनर था। तो उसने अपने मिल के प्रॉपर्टी पे एक वाटर रिजर्वर बनाया था। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो बना रहे थे उन्होंने जो अनयूज्ड शाफ्ट थी रायलैंड्स के प्रॉपर्टी में उनको सील करना भूल गए वो। तो जब वाटर ओवरफ्लो हो गया था उस रिजर्वर से तो वो फ्लेचर के कोल माइन में चले गया, जिससे कि फ्लेचर की प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। तो इस केस ने ये इस्टेब्लिश किया था कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉर डेंजरस एक्टिविटीज़ वो इंडिविजुअल्स को लायबल ठहराता है जो कि वो डैमेज कॉज करते हैं बाय नॉन नेचुरल यूज ऑफ देयर लैंड रिगार्डलेस ऑफ नेग्लिजेंस। फिर आता है दूसरा केस, डोनेगी वर्सेस स्टीवेंसन 1932। इसमें था कि डोनेगी एक लेडी होती है, वो जिंजर बियर पी रही होती है, तो वो थोड़ी सी पीती है एंड देन फिर ग्लास में लेती है तो एक स्नेल आ जाता है मरा हुआ। तो फिर उसके बाद थोड़ा बीमार हो जाती है वो। जब वो ठीक होती है तो स्टीवेंसन पे केस कर देती है, वो मैन्युफैक्चर था बियर का, जिंजर बियर का। तो इस केस में इस्टेब्लिश हुआ कि जो स्टीवेंसन है उसकी भी लीगल ड्यूटी ऑफ केयर है कि उसके एक्शन से किसी को हार्म नहीं हो रहा हो। तो इसमें नेग्लिजेंस का एक कॉन्सेप्ट था वो इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, नेग्लिजेंस की, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अपन ने नेग्लिजेंस देख लिया कि वो नेग्लिजेंस सबसे पहले तो डोनेगी वर्सेस स्टीवेंसन में फेमसली डिफाइंड हुआ, जिसमें इस्टेब्लिश हुआ ड्यूटी ऑफ केयर मीनिंग यू मस्ट एक्ट इन अ वे दैट अवॉइड्स कॉजिंग हार्म टू अदर्स। फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है, कोई भी अपन अगर रॉन्ग कमिट करते हैं तो अपन उसके लिए लायबल होंगे, चाहे अपन उसको नेग्लिजेंटली कमिट करा ही नहीं है, अपन ने उसकी इंटेंशन नहीं है, अपन ने प्रिकॉशंस ले रखे हैं सारे, अपन लायबल होंगे। सो दिस लॉज imposes liability regardless of fault. This principle was highlighted in the case of Ryland versus Fletcher, where the court held that if you bring something onto your land that cause harm, you are liable for any damages it causes, even if you are not negligent. फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी आती है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में इतना अंतर है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आप कोई भी हजार्डस एक्टिविटीज के थ्रू कोई भी रॉन्ग कमिट होता है तो आपको कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा। लाइक ये इस्टेब्लिश हुआ था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें केस हुआ था, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो उसमें यह था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी अराइज हुई थी जो कि होल्ड्स करती है कंपनीज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्म फ्रॉम हजार्डस एक्टिविटीज विथ नो डिफेंसेस अवेलेबल। अब आगे बात करते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी की। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है कि मानो मैं प्रिंसिपल हूँ और आप मेरे एम्प्लॉय हो। मैं आपको बोलता हूँ कि आप, एक मेरा दोस्त है, उसको एयरपोर्ट से पिकअप करो और यहाँ पे ड्रॉप कर देना। तो मान लो आप बीच रास्ते में कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के बीच में, जो मेरा एम्प्लॉयमेंट का कोर्स है जो मैंने बताया आपको कि ये करना है, उसके बीच में आप अगर थर्ड पार्टी का एक्सीडेंट कर देते हो तो थर्ड पार्टी जो है वो मेरे से कंपनसेशन ले सकती है। मैं उसके प्रति लायबल हूँ, आप उसके प्रति लायबल नहीं होंगे। तो क्योंकि प्रिंसिपल होता है वो फाइनेंशियली केपेबल होता है एम्प्लॉयर से, मतलब एम्प्लॉयर तो मैं हूँ तो
एम्प्लॉय से ज़्यादा फाइनेंशियल केपेबल होता है, इसलिए वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट में एम्प्लॉयर्स अकाउंटेबल होते हैं फॉर द एक्शन ऑफ देयर एम्प्लॉयज एज लॉन्ग एज दोज एक्शंस अकर विद द स्कोप ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। इट इंश्योर्स दैट विक्टिम्स कैन सीक कंपनसेशन फ्रॉम दोज हु आर फाइनेंशियली केपेबल। फिर मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुए जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस और साइबर टॉर्ट्स जो कि आज के इमर्जिंग इश्यूज हैं वो डेवलप हुए। ऑनलाइन डिफेमेशन, प्राइवेसी ब्रीचेस, वो बहुत कॉमन चीज़ है, वो और इवॉल्व और डेवलप होती गई। अब अपन बात करते हैं कंक्लूजन की कि अपन ने क्या पढ़ा कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट था अपन ने देखा वो इवॉल्व होता गया एशियन से लेकर और अब तक बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, ये सारी चीज़ें इवॉल्व होती गई। और अपन ने 2 केस देखे, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, डॉनिंग वर्सेस स्टीवेंसन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मॉडर्न डेवलपमेंट को शेप करने में, है ना। और अब जो न्यू इश्यूज है, नेग्लिजेंस, साइबर टॉर्ट्स, प्राइवेसी ब्रीचेस, वो अब इमर्ज हो रहे हैं, उनको भी अब कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी सजेशन हो तो बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर बीइंग देयर टिल नाउ। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।